हाय दोस्तों, देखिए आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो चैप्टर 2 का मानव जनन, ठीक है। मानव जनन मतलब कि जो मानव में जनन की प्रक्रिया होती है वह कैसे होती है, जनन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन हमने पढ़ा था, जो लैंगिक जनन है वो सेम इसी टाइप का, ठीक है, मानव जनन टाइप का है। तो लैंगिक जनन जो दिया था पुष्प पादपों में, तो वो पहले इसलिए दिया जाता है ताकि उसको बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो जो मानव जनन है उसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो मानव जनन है इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर पहले लिखा है मानव, ठीक है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन। तो मानव में देखेंगे मानव और जनन जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहले हम जनन की परिभाषा जान लेंगे कि जनन की परिभाषा क्या होती है। तो बोलेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने समान मतलब कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं, उसको हम कहते हैं जनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। मतलब कि क्या करता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है जनन कहते हैं, ठीक है। तो जो इसमें मनुष्यों में क्या होता है कि जो मनुष्यों में जो निषेचित अंडा होता है, अंडे का भ्रूण का विकास जो होता है वह फीमेल के गर्भाशय में होता है, ठीक है, फीमेल के गर्भाशय में होता है, ठीक है, वो फीमेल के गर्भाशय में होता है। जो मतलब कि जो मनुष्यों के निषेचित अंडे का भ्रूण का विकास जो होता है वह फीमेल के गर्भाशय में होता है, ठीक है। और हम देखेंगे कि जो मतलब कि मानव में जो द्विरूपता, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, द्विरूपता क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये द्विरूपता होता है कि जो लैंगिक लक्षण होता है, ठीक है, हमारा जो मतलब कि डीएनए से हमारा लैंगिक लक्षण जाता है, ठीक है, वो तो बात अलग है, मगर जो लैंगिक लक्षण होता है मतलब कि लक्षण, तो वो क्या होता है, जो हमारा आंतरिक लक्षण होता है वो तो हमारा नहीं, लेकिन जो द्विरूपता अगर आपसे पूछा जाए द्विरूपता क्या होता है तो बोलेंगे कि जो द्विरूपता बाह्य लक्षण है, ठीक है, बाह्य लक्षण जैसे कि स्त्रियों में आवाज का पतला, ठीक है, पतला, और मनुष्यों में क्या होता है कि भारी होता है, ठीक है, मनुष्यों में भारी होता है, और पुरुषों में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ, ठीक है, दाढ़ी मूंछ, ठीक है, और स्त्रियों में नहीं पाया जाता, ठीक है। मतलब अगर लैंगिक द्विरूपता पूछा जाए आपसे तो कहेंगे कि लैंगिक द्विरूपता होता क्या है कि लैंगिक द्विरूपता मनुष्य मतलब कि मानव के बाह्य लक्षणों के आधार पर होता है। बाह्य लक्षण क्या क्या है, पहले बोलेंगे कि स्त्रियों में आवाज पतला होता है और मनुष्यों में क्या होता है, आवाज भारी होता है, ठीक है, पहला हो गया लैंगिक द्विरूपता। अगर दूसरा पूछा जाए जिसे कह देंगे कि दाढ़ी मूंछ होता है, ठीक है, दाढ़ी मूंछ पाया जाता है, उसमें दाढ़ी मूंछ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आज यही सब क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता, मतलब कि बाह्य लक्षणों के आधार पर लैंगिक द्विरूपता होता है, ठीक है। तो अब हमने लैंगिक द्विरूपता समझ लिया क्या होता क्या नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो मानव, ठीक है, मानव में मतलब कि नर और मानव दोनों आते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र, पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नर जनन तंत्र, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि नर जनन तंत्र होता है वह निम्न 3 प्रकार से होता है, ठीक है, वह निम्न 3 प्रकार से होता है। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन जिसको बोलते हैं बाह्य जननांग, ठीक है, बाह्य जननांग, ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि अभी फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि वो कितने प्रकार से होते हैं, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो ये जो मतलब कि इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि जो मतलब मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम नर जनन तंत्र जो होता है वह निम्न 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में, ठीक है, वह निम्न 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला हमारा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग, ठीक है, ऑर्गन का अर्थ होता है अंग, ठीक है। और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं द्वितीयक अंग, और तीसरा का होता है एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाह्य जननांग या बाह्य जननांग, ठीक है। तो जो होता है ये प्राथमिक जनन अंग होता है, इसको हम बोलते हैं मुख्य जनन अंग, ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य जनन अंग। और जो दूसरा है द्वितीयक जनन अंग होता है इसको बोलते हैं सहायक जनन अंग, और जो तीसरा होता है एक्सटर्नल मतलब कि बाह्य जनन अंग, इसको बाह्य जनन अंग ही बोलते हैं, ठीक है।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि मतलब कि नर का प्राथमिक जनन क्या होता है, अगर मुख्य जनन पूछ लिया तो कंफ्यूजन नहीं कराएंगे, ठीक है। मतलब अगर मुख्य पूछ लिया तो भी एक है, अगर प्राथमिक पूछ लिया तो वो एक ही है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि जो प्राथमिक जनन अंग होता है इसके अंदर मतलब कि इसके अंतर्गत आता क्या है, ठीक है। तो पहले बोलेंगे कि जो प्राथमिक जनन या मुख्य जनन अंग होता है वो हमारा वृषण होता है, वृषण, वृषण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। अगर आपसे मुख्य जनन या प्राथमिक जनन अंग आपसे पूछ लिया जाए तो बोलेंगे कि पहला जो होता है वो हमारा वृषण होता है, ठीक है, वृषण, जिसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि जो दूसरा वाला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं सहायक जनन अंग, ठीक है। सहायक जनन अंग होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? वह दो प्रकार का होता है, ठीक है। वो जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है कि एसेसरी, ठीक है, एसेसरी डक्ट होता है, डक्ट, एसेसरी डक्ट होता है, ठीक है। एसेसरी डक्ट को हम डक्ट का अर्थ क्या होता है? डक्ट का अर्थ होता है नलिका और एसेसरी का अर्थ होता है सहायक, मतलब कि सहायक नलिका, ठीक है। यहां पर लिख देंगे हम सहायक नलिका, ठीक है। तो हमारा जो द्वितीयक सहायक मतलब कि सहायक अंग जो होता है, मतलब द्वितीयक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत जो होता है वह निम्न में चार नलिकाएं पाई जाती हैं, चार नलिकाएं पाई जाती हैं। तो पहला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं वृषण जालिका, ठीक है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं वृषण जालिका, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, और तीसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण, ठीक है, अधिवृषण। और जो चौथा होता है वो शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां। तो हम कहेंगे कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब कि सहायक जनन अंग होता है वो दो टाइप से होते हैं। तो पहला हम बोलेंगे कि जो सहायक नलिका होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसेसरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो एसेसरी डक्ट होता है वो इनमें चार होता है, चार नलिकाएं पाई जाती हैं। पहला होता है वृषण जालिका, दूसरा होता है शुक्रवाहिका, और तीसरा होता है अधिवृषण, और चौथा होता है शुक्रवाहिनिका, शुक्रवाहिनियां, ठीक है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं रेड टेस्टिस, ठीक है, रेड टेस्टिस, और जो दूसरा होता है वैस इफ्रेंटिया, वैस इफ्रेंटिया, ठीक है, और जो तीसरा का होता है उसको बोलते हैं इपिडिडिमिस, अधिवृषण को बोलते हैं इपिडिडिमिस, और जो चौथा होता है शुक्रवाहिनियां उसको बोलते हैं वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। तो हमारा ये जो चार होता है मतलब चार भाग पाया गया है, तो ये जो होता है हमारा सहायक नलिका होता है, ठीक है। नल जनन अंग का द्वितीय जो सहायक अंग होता है उसे दो पार्ट होते हैं। तो पहला जो हमारा होता है सहायक नलिका, और सहायक नलिका जो होती है निम्न चार प्रकार से होती है, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनियां, ठीक है, मतलब चार नलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको वृषण जालिका को रेड टेस्टिस बोलते हैं, इसको वैस इफ्रेंटिया, इसको बोलते हैं इपिडिडिमिस, और इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारे चार नलिकाएं सहायक नलिकाएं हो गई, एसेसरी डक्ट हो गया। और जो दूसरा का भाग होता है, द्वितीयक अंग का जो दूसरा का भाग होता है उसको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड, जिसको होता है सहायक, सहायक ग्रंथि, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड को बोलते हैं, ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि, ठीक है, ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि। तो जो सहायक ग्रंथि होता है ये जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। तो पहले हम देखेंगे कि जो सेमिनल विस्कल्स होता है, ठीक है, पहला सेमिनल विस्कल्स होता है जिसको बोलते हैं शुक्राशय, शुक्राशय, ठीक है, जिसको बोलते हैं शुक्राशय। और जो दूसरा का होता है उसको बोलते हैं पुरोस्त ग्रंथि, पुरोस्त, ठीक है, पुरोस्त ग्रंथि, ठीक है। और दूसरा का हो गया पुरोस्त ग्रंथि, और जो तीसरा का होता है उसको बोलते हैं काउपर, ठीक है, काउपर ग्लैंड, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी मतलब कि द्वितीयक जनन अंग होता है, सहायक जनन अंग होता है, इसमें ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है सहायक नलिका, दूसरा का होता है सहायक ग्रंथि। तो सहायक नलिका यहाँ पर चार प्रकार की होती है, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनियां। और जो ग्रंथि होती है वह शुक्राशय, पुरोस्त ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। देखो ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि, ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि। तो जो शुक्राशय होता है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमिनल विसिकल्स,
सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो तीसरा होता है काउपर ग्रंथि को काउपर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा मतलब कि सहायक अंग के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। और जो हमारा तीसरा भाग मतलब कि मेल रिप्रोडक्शन के सिस्टम के जो तीसरा भाग होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल मतलब कि बाह्य जननांग, इसके अंतर्गत जो आता है मतलब कि उसको हम बोलेंगे पेनिस, पेनिस, ठीक है। जो पेनिस होता है इसको हम बोलते हैं शिश्न, इसको हम बोलते हैं शिश्न, ठीक है। तो अभी हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लिया कि जो नर जनन तंत्र होते हैं यहाँ पर इतना सब कुछ पाया जाता है, हमको बस नर जनन तंत्र के अंतर्गत इतना सब कुछ ही पढ़ना होता है, ठीक है। इतना ही हम लोग को पढ़ना होगा। मेल रिप्रोडक्शन में हम लोग जान लिए कि ये 3 प्रकार का होता है, मतलब कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है। 3 प्रकार के हुए। प्राथमिक जनन अंग को मुख्य जनन अंग कहते हैं, और जो द्वितीयक जनन होता है उसको सहायक अंग मतलब सहायक जनन अंग कहते हैं, ठीक है। और तीसरा बाह्य जनन अंग होता है। इसमें मतलब कि जो हमारा मुख्य जनन अंग होता है उसमें वृषण आता है जिसको टेस्टिस कहते हैं। और जो दूसरा में होता है सेकेंडरी जनन मतलब सहायक जनन होता है वह 2 प्रकार से होता है, सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि। सहायक नलिका 4 होती हैं, वृषण जालिका होती है, शुक्रवाहिका होती है, अर्धवृषण होता है, शुक्रवाहिनियां होती है। और जो ग्रंथि होता है सहायक ग्रंथियां होती हैं, इसमें शुक्राशय हो गया, पुरोष्ठ ग्रंथि हो गया और कापर ग्रंथि, मतलब कि 3 मतलब इसमें 3 पाएंगे, ठीक है। और जो हमारा थर्ड में आता है कि बाह्य जननांग होता है उसमें पेनिस पाया जाता है जिसको हम शिश्न बोलते हैं, ठीक है। तो हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से ये सब समझ लिया कि नर जनन तंत्र में क्या क्या पाए जाते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि जो वृषण होता है, वृषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो वृषण के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब कि जो ये सहायक नलिकाएं होती हैं अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बस आपको एक ट्रिक होगा, ठीक है। जो ट्रिक है जिसको हम बोलेंगे वैसु आसो पोछ ले, वैसु आंसू पोछ ले। देखो वैसे हो जाएगा हमारा, वैसे हो जाएगा हमारा वृषण जालिका, ठीक है। और हमारा सु से हो जाएगा शुक्रवाहिका, और हमारा आ से हो जाएगा अधिवृषण, और जो सु बचा है उसको मतलब शुक्रवाहिनी है, ठीक है। तो हमारा जो होता है ट्रिक हो जाए, ट्रिक होता है कि वैसु आंसू पोछ लो, ठीक है, पोछ लो। तो ये हमारा ट्रिक है कि वैसु आंसू पोछ लो, जिसके माध्यम से सहायक नलिकाएं को हम याद कर सकते हैं कि वैस हो गया हमारा वैसु वृषण जालिका, सु से शुक्रवाहिका, आ से अधिवृषण, सु से शुक्रवाहिनी, ठीक है। वैसु आंसू पोछ लो अगर आप ध्यान में रखे रहेंगे तो हमको इस शुक्र मतलब कि सहायक नलिका को आराम से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। टेस्टिस के बारे में थोड़ा जान लें। कहेंगे कि जो होता है कि नर मतलब कि नर का मतलब नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग होता है, मुख्य जनन अंग होता है, ठीक है। तो जो मुख्य जनन अंग होता है तो इसको हम कहेंगे कि ये जो होता है ये शरीर के बाहर की ओर जो पेनिस होता है जिसको बोलते हैं शिश्न, पेनिस, ठीक है, शिश्न, पेनिस, ठीक है। तो ये जो पेनिस होता है मतलब कि शरीर के बाहर पेनिस पाया जाता है, तो पेनिस के पास में क्या होता है कि जो वृषण होता है ये पाया जाता है, ठीक है। मतलब कहेंगे कि जो यह नरजन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है, मुख्य अंग होता है, और ये शरीर के बाहर पेनिस के पास एक सुरक्षित मतलब कि एक थैलीनुमा सुरक्षित मतलब कि एक थैलीनुमा कोष आता है, ठीक है। मतलब कि जो पेनिस होता है तो पेनिस के पास एक कोष आता है, उसी में क्या करता है कि जो वृषण होता है वे सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं उसी में सुरक्षित रहते हैं। अगर आपसे वृषण पूछे था वृषण किसे कहते हैं तो कहेंगे कि जो होता है कि ये नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन होता है, मुख्य जनन होता है, और ये क्या करता है ये शरीर के बाहर पेनिस के पास एक थैलीनुमा कोष में क्या होता है कि ये सुरक्षित रहता है जिसको हम वृषण कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझे कि ये जो थैलीनुमा कोष होता है इसको बोलते हैं वृषण कोष, इसको बोलते हैं वृषण कोष। स्क्रोटम वाल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम वाल, ठीक है। तो ये वृषण कोष होता है ये क्या करता है ये शिश्न के पास स्थित होता है और इसी में वृषण स्थित होता है, ठीक है, मतलब सुरक्षित रहता है।
और हम कहेंगे कि जो विसर्ण कोश का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो ये जो होता है, ये विसर्ण कोश क्या करता है, जो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो लगभग क्या होता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जो हमारा ताप है, शरीर का ताप जो है वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो जो विसर्ण कोश होता है वह ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है वे विसर्ण कोश होता है, ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस को कम करता है। मतलब जो विसर्ण कोश होता है वह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है, रोकता है, कम करता है, जिससे विसर्ण में क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण हो पाता है, संभव हो पाता है, तभी विसर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब अगर शरीर के अंदर अगर मतलब विसर्ण रहेगा तो मतलब निर्माण नहीं हो पाएगा, इसलिए वो बाहर होता है और विसर्ण कोश में होता है, जिससे शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस को कम करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जा सकता है कि जो स्क्रोटम होता है, विसर्ण कोश होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो कहेंगे कि जो शरीर का ताप होता है उस ताप से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस से कम करता है। ठीक है, तो जिसके पश्चात होता क्या है कि शुक्राणु का निर्माण संभव हो पाता है। ठीक है, तो जब विसर्ण कोश होता है वो क्या करता है, वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस को रोकता है, कम करता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण हो सके। ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में थोड़ा समझ लिया। अब हम समझेंगे कि जब विसर्ण कोश होता है उसकी आकृति कैसी होती है। ठीक है, आकृति संरचना कैसी होती है, विसर्ण कोश की संरचना, मतलब विसर्ण की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो हम सीधे कहेंगे कि जब विसर्ण कोश होता है वह क्या होता है, वह 4 से 5 सेंटीमीटर जो होता है वह लंबा होता है। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर जो होता है वह चौड़ा होता है। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह एक जोड़ी होता है। ठीक है, एक जोड़ा का अर्थ होता है 2। ठीक है, जैसे एक दर्जन में 12 आते हैं, 12 किलो आते हैं, तो ऐसे भी एक जोड़ा मतलब 2। ठीक है, और मतलब कि ये गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, गुलाबी रंग, यह गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, तो हमने आकृतियों में ये पढ़ लिया कि ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, एक जोड़ी होता है और यह गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है, यह गुलाबी रंग। अगर इसका वजन का बात किया जाए तो वजन देखो कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये किताबों में 20 से 25 ग्राम दिया गया है, लेकिन लगभग हम मान कर चलेंगे कि 10 से 15 ग्राम। ठीक है, लगभग मतलब कि कंफर्म नहीं है, मगर बट क्या होता है कि 10 से 15 ग्राम मानकर चलते हैं कि लगभग होता है। ठीक है, विसर्ण का जो वजन होता है, भार होता है, वो 10 से 15 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमने आकृतियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। तो अभी और हम जानेंगे कि जो विसर्ण होता है, तो विसर्ण में एक मसल पाया जाता है, पेशी पाया जाता है। ठीक है, पेशियां पाई जाती हैं, मसल पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं डॉर्टस। ठीक है, ये जो डॉर्टस पेशी होता है ये क्या करता है कि आपने जैसे कि ये हमारा जैसे विसर्ण कोश हुआ। ठीक है, विसर्ण कोश, और विसर्ण कोश में क्या होता है कि ये जो अंडाकार का विसर्ण होता है, ये विसर्ण क्या होता है कि जब विसर्ण होता है इसी में क्या पाया जाता है, इसी में डॉर्टस की पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसी में क्या पाई जाती है, डॉर्टस की पेशी पाई जाती है, पेशियां मसल पाई जाती हैं। इसका कार्य क्या होता है, जो सर्दी मतलब कि ठंडियों में, ठीक है, ठंडी में क्या होता है, ठंडी में जब इसका टेम्परेचर हाई होता है तो ये क्या करता है, ये सिकुड़ जाता है, ये सिकुड़ का मतलब छोटा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि सिकुड़ जाता है। जब सर्दियों के मौसम क्या होता है, ये डॉर्टस की पेशियों की वजह से क्या होता है, ठंडी में सिकुड़ जाते हैं, मतलब कि सिकुड़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब टेम्परेचर मतलब कि गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ताप ज्यादा हो जाता है, तो ये कैसे मतलब कि ये लटक मतलब नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, ये नीचे की तरफ लटक जाती हैं, जिसको मतलब कि डॉर्टस की पेशियों की वजह से गर्मी में क्या होता है, विसर्ज होता है, पूरा मतलब लटक जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो हमने विसर्ण के बारे में समझ लिया कि विसर्ण की आकृतियां क्या होती है, विसर्ण होता क्या है। विसर्ण क्या होता है, कहेंगे कि यह शरीर के बाहर पेनिस के पास एक थैलीनुमा कोश में सुरक्षित है, जिसे हम विसर्ण कहते हैं। अब जो विसर्ण कोश होता है इसको स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम वाल कहते हैं। तो जो स्क्रोटम वाल होता है इसका कार्य क्या होता है, यह शरीर के ताप से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस को कम करता है, जिससे शुक्राणु को निर्माण हो सकता है। ठीक है, अभी हमने जो मतलब कि मानव शरीर में
लैंगिक मतलब कि प्राथमिक लैंगिक जनन और दूसरे मतलब कि प्राथमिक जनन और दूसरे द्वितीयक अंग, ठीक है। तो मतलब प्राथमिक अंग में हमारा विसर्ग आएगा, जो द्वितीयक होता है द्वितीयक में हमारा आएगा अंडाशय। मतलब कि मेल वाले में पूछे तो विसर्ग, और अगर मतलब कि फीमेल में अगर पूछ जाए तो उसमें होता है अंडाशय। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण और मतलब कि विसर्ग में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपसे अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन भी इससे बन जाता है तो आप लोग बनाकर देख सकते हैं, किताबों के माध्यम से या फिर लेक्चर के माध्यम से आपको देखकर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुलाबी रंग में मतलब कि यहाँ पर विसर्ग समाप्त हुआ, ठीक है। तो एक कंडीशन और रह गई है कि जब हमारा होता क्या है कि जब विसर्ग होता है, जब विसर्ग भ्रूण का निर्माण होता है फीमेल में, गर्भाशय में होता क्या है कि जब मतलब शिशु का निर्माण होता है, तो शिशु के निर्माण के समय जब विसर्ग क्या होता है, विसर्ग ये कोई विसर्ग है, तो अगर विसर्ग कोष में या नहीं मतलब विसर्ग कोष में आता है तो ठीक है, अगर विसर्ग कोष में नहीं आता है, नहीं आएगा, तो होता क्या है कि जो शिशु होता है उसमें एक कैंसर होने लगता है, ठीक है। कैंसर की बीमारी होने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए अगर विसर्ग कोष में अगर मतलब कि नहीं आएगा तो विसर्ग मतलब कि कैंसर की संभावना होता है। इसीलिए क्या करता है, इसको पहले मतलब कि सर्जरी कर दिया जाता है, जिसको निकाल दिया जाता है, जिससे कैंसर नहीं होता है, ठीक है। आप लोग एक नसबंदी का नाम सुना होगा, ठीक है, नसबंदी, ठीक है, नसबंदी। नसबंदी में होता क्या है, इसमें जो आप लोग देखेंगे कि जानवरों में क्या होता है, जानवर निषेचन की क्रिया मतलब कि ज्यादा सक्रिय रहता है, ठीक है, ज्यादा सक्रिय रहता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे खसी में हो गया, आप लोग खसी में देखे होंगे कि वहां पर क्या करता है, उसके जो विसर्ग होता है, विसर्ग को क्या करता है, निकाल दिया जाता है या कुचल दिया जाता है, ठीक है। निकाल कर मतलब कुचल दिया जाता है या तो निकाल लिया जाता है, ठीक है। जब निकाले जाएंगे तो वो क्या कहते हैं, एक शांत अवस्था में रहते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं नसबंदी। मतलब कि उसके विसर्ग को ही निकाल लिया जाए तो कुचल दिया जाए, जिससे वह क्या कहता है, ये शांत अवस्था में रहता है, ठीक है, जिससे वह शांत अवस्था में रहता है, ठीक है। एक हार्मोन को जो स्रावित करता है वही क्या करता है, वही कम कर दिया जाता है, जिससे वह मतलब कि जो जानवर होता है वह एक शांत अवस्थाओं में रहता है, जिसको बोलता है नसबंदी कहते हैं, ठीक है, नसबंदी। आप लोग इसको जानते रहेंगे।